बैठ जाओ बेटा। बात है नहीं बेटा। देखिए, प्लांट एनिमल सेल्स के बारे में ही बातें करेंगे, थोड़ा सा वैसे कर चुके हैं हम, कुछ डिफरेंस वगैरह। और पता है बेटा, उसको गेट को, हाँ, वो लगा दे, डेस्क सा लगा दे, थोड़ा वेंटिलेशन तब भी रहेगा ना क्रॉस। तो बाकी पता है, लास्ट टाइम मैंने आपको लोगों को, क्योंकि कल तो मैं क्लास नहीं ले पाया था, लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया था, याद है? उसी को जरा दोबारा बना रहा हूं मैं, एक बार, जैसे आपने तो बना रखा है ना, क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बेटा हम लोग है ना डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? तो ये बेटा जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया था पूरे पर है एक्चुअली, और ये भी पूरे पर ही अगर है तो है ना, यानी जो भी चीजें हो सकती है ना ये प्रोकैरियोट या बैक्टीरियल सेल में, उनको यहाँ पर हमने बताया है। अब इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, देखिए आज तो ये सबसे बाहर, ये ग्लाइकोकेलिक्स है।
फिर उसके बाद में क्या, सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो अंदर को इनफोल्ड हो गया मिसोसोम। सेल इंक्लूजन्स। रेजिलम। फिली और फंगरी। रेसेक्टोन। सेवेंटियस राइबोसोम्स। ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर आप देखें मसाला बन गया पूरा। तो बेटा ये एक प्रोकैरियोट या बैक्टीरियल सेल है। कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो है आज ही आए हैं क्या? कौन कौन आज आए हैं आप बताओ। तू भी आ जाए। अरे हाथ उठाते उठाते बालों पे ऐसे 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 हैं। चलिए, क्या नाम है तेरा? एज बोलो बेटा, प्ले होके बोलो। आसिफ। आसिफ। बैठो। हाँ। क्या बेटा? साधान। साधान। तूने याद उठाया था ना। हाँ। तौहीद। तौहीद ना। एजाज। हाँ भाई। तो देखो, और इधर भी कोई नया बच्चा जो आज ही आया हो। यहाँ तो लड़की। लेकिन बेटा आज यही पहले दिन। अच्छा, मेरी में आज पहले पहली बार ही आई है। क्या नाम है? अच्छा। लेकिन लड़कियां फिर भी ज्यादा सिंसियर सी हैं। ज्यादा बच्चे आते हैं रेगुलर। अब देखिए बेटा, एनसीईआरटी में अपने। अच्छा, एक पहले बताओ, एनसीईआरटी कितने बच्चों के पास नहीं है, हाथ उठाओ। कितने बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है, हाथ उठाओ जल्दी। जो लेके नहीं आए एनसीईआरटी बायोलॉजी वाली। एक। हाथ उठा रहे। दो। और इधर लड़कियों में तीन। और सब पे बाकी क्यों नहीं लेके आए? याद नहीं? बाकी सब तो याद है, खाना पीना। ऐसे कैसे नहीं याद रहेगी? मतलब आपको जो तीन सब्जेक्ट चल रहे हैं वो आपको याद नहीं है? छोरे।
ज्यादा मोटी बुक भी नहीं है कि भाई ज्यादा मोटी है इसमें से वो करनी है न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री। इसको भी नहीं लेके चल रहे हो। दुआ करिए आपकी। दो बार बना दिया तुमने क्या? जी रखा है। जैसे कलर तो अच्छा होना चाहिए। एकदम ऐसे मल्टी कलर में बनाया है। दोस्तों नालायकों ने बनाया भी नहीं होगा। अब चलिए, देखिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर है ना, ग्लाइकोफेलिक्स। एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलप होता है, सेल एनवेलप, देखिए ये जो शब्द है ना सेल एनवेलप, एनवेलप मतलब ऐसा लिफाफा होता है ना कोई, तो ये कोई लिफाफा नहीं है। एनवेलप मतलब बाउंड्री। तो उसकी जो बाउंड्री बनाने वाली तीन स्ट्रक्चर हो सकती हैं, है ना बेटा? कौन कौन सी तीन स्ट्रक्चर हो सकती हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाउंड्री बना रहे हैं। तो हम उसमें सबसे पहले बाहर वाली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की। ध्यान से सुने, और जो कहीं अगर नोट करनी हो करे बात तो कर लिया करो, है ना? कि बेटा जो ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, लेकिन सभी में नहीं पाया जाता। ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि सभी प्रोकैरियोट में या बैक्टीरियल सेल में ग्लाइकोकैलिक्स होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं। लेकिन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होंगे बेटा। हालांकि उसका भी एक्सेप्शन एक आगे प्रोकैरियोट में आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा, बाकी सारे प्रोकैरियोट में होती, ठीक है? तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है एक्चुअली ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ये भी देखने में मिलता है कि अमीनो एसिड वगैरह भी पाए जाते हैं साथ में। ये एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं लिखा हुआ कि किसका बना हुआ है, बट मैं बता रहा हूं आपको कि पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। तुम कहोगे पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जैसे जानते हो पॉलीसेकेराइड? हाँ, जो पॉलीमर होते हैं, जैसे स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, है ना, ये जो होते हैं काइटिन हुआ, ये पॉलीसेकेराइड्स हो। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे आप आगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप बायोमोलिक्यूल, और इधर बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे सेल में। चैप्टर एक आएगा सेकंड वाला। अच्छा, तो बेटा आप जानते हैं कि अगर देखिए ग्लाइकोकैलिक्स किसी के ऊपर होगा बैक्टीरिया पे, तो वो आसपास के जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करेगा नहीं करेगा? भाई आप एक बात बताओ कि अगर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है कोई हमारा जो आर्मी मैन, है ना, तो उसे गोली से प्रोटेक्ट होता है नहीं होता? वो जैकेट पहने रहते हैं, आपने देखा हो कमांडो वगैरह ये सब, जब टेररिस्ट वगैरह से वो होता है उनका सामना। तो नहीं तो ऐसे तो टेररिस्ट तो बहुत सारों को मार सकते हैं, क्योंकि टेररिस्ट में और उसमें अंतर एक आम, आप जानते हो यही अंतर होता है कि वो बंदा, इसीलिए करके हमें लगता है, आप ये विश्वास करिए कि अगर हमारा एक जवान एक टेररिस्ट को भी मार रहा है ना, तो वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। आप ये ना समझें कि अरे हमारे भी जवान शहीद हो गए, उन्होंने मार दिया, क्योंकि वो आया ही मरने है। वो जो टेररिस्ट आया है वो केवल मरने ही आया। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? अगर किसी इंसान को डरना हो, उसे मरना है, मुझे तो मरना है, तो वो तो कितना कोई मार सकता है ना। एक होता है डर, हम लोग गलत काम नहीं करते कोई भी, तो क्योंकि डर होता है, जब वो डर खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं है उसके लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ? फैमिली होती है, रिलेशंस होते हैं, आदमी बहुत कुछ सोचता है, कल को मैंने ऐसा किया तो मेरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा, ये होता है। सबके कर्म उसके, फैमिली को ही भुगतनी पड़ती है जब वो चला जाता है। लेकिन जिसने वो सब नाते तोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, या उसकी फैमिली को इतना बोल दिया कि भाई तुझे वहां जन्नत मिलेंगी, हूर मिलेंगी, कितनी सारी क्या वो मिलेंगी, जो भी उनका माइंड वॉश किया था वो, और मेरी फैमिली को ये इतने करोड़ रुपए दे दिए गए छुट्टी, वो आ जाता है मरने, नई उम्र के लड़के। लेकिन जो आर्मी मैन है, उसको तो अपने आप को जिंदा भी रखना है, उसे कोशिश ये करनी है कि सामने वाले को मारना है
और अपने आप को जिंदा रखना है, उसकी फैमिली भी वेट कर रही है। ये थोड़ा ऐसा एक अंतर होता है। हालांकि वो ये सोचता नहीं है लड़ते समय पर अपनी जान की, लेकिन फिर भी कुछ तो रूल्स रेगुलेशन वो अपने बम बांध के तो नहीं कूद सकता ना, टेररिस्ट कूद सकता है। आत्मघाती हमला कहते हैं ना उसको, अपनी बॉडी से ही बॉम्ब लगा लेगा, हट जाएगा खुद ही। खैर, वो एक अलग विषय है, अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कास्ट का हो, अगर आपके देश में वो हिंसा फैलाने आ रहा है तो आपका दुश्मन है। आपका, आपके घर वालों का, किसी का भी परिवार का वो दुश्मन है। उसके लिए अगर कोई सिंपैथी रख रहा है तो वो भारतीय नहीं। सीधी सी बात। तो बेटा, मैं यहां पर ही बात कर रहा था, तो देखिए ऐसी अगर उसके ऊपर वो जैकेट है ना, बैक्टीरिया के ऊपर, तो आप समझ गए कि जो उसके लिए गोली क्या है, बुलेट, जो उसका एनवायरमेंट है ना, सराउंडिंग, जैसे मान लो हमारे अंदर बैक्टीरिया है और हम कुछ भी दवा वगैरह खाएंगे, ड्रग्स वगैरह या कुछ, हाँ तो पता उससे वो प्रोटेक्ट करेगा ना, उसकी जो कवरिंग है। इसीलिए जिन बैक्टीरिया माइक्रोब्स के ऊपर ये कवरिंग पाई जाती है वो ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता उनकी ज्यादा होती है। तो कॉमन सेंस है, ये रटने वाली बात तो मुझे नहीं लगती कि कुछ ऐसा रटना है कि नहीं। अच्छा, ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है, ये एक्चुअली दो तरीके का हो सकता है। अगर ये टफ है, थोड़ा टफ लेयर है, टफ, थिक, कॉम्प्लेक्स सा है, आसानी से हट नहीं सकता बैक्टीरिया से, तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? और अगर बेटा ये लूज शीट के फॉर्म में है तो स्लाइम लेयर है। ये एनसीईआरटी मिलेगा शब्द आपको। अगर ये थोड़ा मजबूत है, रिजिड है, तो बोलते हैं कैप्सूल। और अगर ये थोड़ा लूजली अरेंज्ड है, हट जाएगा बैक्टीरिया की वॉल से, तो फिर इसको स्लाइमी सा है, मतलब एक, ठीक है, म्यूसिलेजिनस टाइप का, कई सारे शब्द यूज किए जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लाइम। समझ गए ना बात को? चाहे कैप्सूल हो, चाहे स्लाइम लेयर हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये कवरिंग है बैक्टीरिया के ऊपर तो उन्हें बोला जाएगा कैप्सुलेटेड। क्या बोलेंगे? देखिए, दो शब्द आते हैं, आगे भी 12th में जेनेटिक्स में आएंगे, कि एक होता है कैप्सुलेटेड और एक होता है नॉन कैप्सुलेटेड, यानी नहीं होना। तो इसका मतलब तुम ये मत समझना कि अभी सर आपने कहा था कि या तो कैप्सूल होगा या स्लैम लेयर होगी। ये तो उनके कम थोड़े अरेंजमेंट के बेसिस पे बता दिया मैंने। लेकिन अगर कवरिंग है, जनरल सेंस में ये है कि कैप्सूल है, मतलब पूरा ग्लाइकोकेलिक्स जनरलाइज वे में कैप्सूल कह देते हैं, जनरल वे में। यानी अगर कवरिंग है तो कैप्सुलेटेड, नहीं है तो नॉन कैप्सुलेटेड। बताऊंगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट उधर जब 12th में बताऊंगा, मोलिकुलर बायो, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। आपने 12th तो ज्यादातर सब 12th करे हुए होंगे बच्चे, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट। तो बेटा चलिए अब चलते हैं, देखिए सेल वॉल पे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो हाँ, वैसे तो हम आगे खिसका देंगे इसको, मतलब नेक्स्ट उस पे आ जाएंगे तो पीछे वाले पर वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। तब डायग्राम को देख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो हम जब बात करने जा रहे हैं किसकी, सेल वॉल की। लेकिन सेल वॉल, नॉर्मल टॉपिक सेल वॉल में बाद में लूंगा। मैं किसकी सेल वॉल की बात कर रहा हूं? प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है जो कि रिजिड सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या अंदर वाले लिविंग मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा बच्चों बताओ, मैंने एक बात बताई थी आपको कि सेल वॉल को जब हटा देते हैं तो अंदर का पूरा लिविंग कंटेंट क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लास्ट, है ना। और फिर सेल वॉल हटा के तब बचता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा के बचता है प्रोटोप्लास्ट। याद करो, याद आ रहा नहीं आ रहा? मैंने बताया था कि एनिमल सेल तो प्रोटोप्लास्ट के फॉर्म में ही रहती है।
जो प्लांट सेल है, मैंने बोला था बेटा कि अगर सेल वॉल हटा दें प्लांट सेल की तो प्रोटोप्लास्ट होता है। और अगर उसको मैं लिखवाया था, और फिर अगर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो मटेरियल है सारा वो प्रोटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस को छोड़ करके जितना भी हो साइटोप्लाज्म है। इनमें मैंने 3 शब्दों में अंतर बताया था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, वो सेल वॉल बेटा बनी होती है किसकी, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं तब भी वो मैटर करता है एक्चुअली में, कि किस किस में सेल वॉल है, किस किस में सेल वॉल नहीं है। देखो, 5 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, सेल वॉल, ये हम सेल वॉल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। सेल वॉल है, यस, है ना बेटा। प्रोटिस्टा में यस या नो भी हो सकती है ना। फंगाई में है, प्लांट्स में या प्लेंटी में है, और एनिमेलिया में नहीं है। जनरल बात है ये, है ना। अब ये यस है, यहाँ पे यस है, यहाँ यस है, यहाँ थोड़ा थोड़ा यस है। तो इसमें मोनेरा में या बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और यूरिन। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड। बताऊंगा। प्रोटिस्टा में अगर है तो सेलुलोज पेक्टिन वगैरह की नॉर्मल होती है, या फिर डायटम्स में सिलिका भी होता है, सिलिका की बनी हुई, जिसकी वजह से, पढ़ चुके हैं टॉपिक आप पीछे, जिसकी वजह से सिलिका की सिलिसियस अर्थ बन जाता है ना, मतलब मैं बोलूं डायटोमिसियस अर्थ। उनकी सेल वॉल जो होता है वो डिके नहीं होता, मतलब नष्ट नहीं होती, हिंदी में बोलूंगा ना, डिग्रेड नहीं होती, इकट्ठी होती रहती है। हाँ। और फंगाई या फंजाई में काइटिन की सेल वॉल, फंगल सेलुलोज या काइटिन। और बेटो प्लांट में नॉर्मल वही सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है, एनिमेलिया में होती है। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है बेटा, सेल वॉल, पता है इसके बेसिस पे दो टाइप के सारे बैक्टीरिया को दो टाइप के बोला जाता है, मतलब आ, मैं बोलूं सेल वॉल का भी अंतर है उन दोनों में। और स्टेनिंग टेक्निक के बेस पे एक ग्राम साइंटिस्ट हुए, मतलब किलोग्राम ग्राम ये तो वजन का वो है ना मेजरमेंट का, लेकिन उस बंदे का नाम था H.C. ग्राम, H.C. ग्राम, GRAM, है ना, डच साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दी थी। क्या दी थी? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो वो जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है उसमें उन्होंने सारे बैक्टीरिया को उस टेक्निक के थ्रू ये देखा, स्टेन मतलब कलर करना, कि दो टाइप के बैक्टीरिया हैं सारे बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव, ग्राम, यानी एक्चुअली में ये देखने में आया कि जो बैक्टीरिया उस स्टेन को, स्टेन मतलब डाई, कलर, उस कलर या स्टेन को अपने पास रखते हैं, यानी कलर्ड हो जाते हैं, वो तो ग्राम पॉजिटिव है। और जो इनका कलर निकल जाता है, ग्राम, एक बात बताओ, जैसे जिसके अंदर वो ब्लड ग्रुप होता है ना एंटीजन, पॉजिटिव होता है, RH फैक्टर एंटीजन, तो पॉजिटिव बोला जाता है, नहीं होता तो नेगेटिव होता है। HIV वायरस, एड्स एड्स वाले पेशेंट में, तो जिनके अंदर HIV होता है वो HIV पॉजिटिव होती है।
और हम सब लोग जिनमें अगर नहीं है तो HIV नेगेटिव। यानी होना पॉजिटिव, नहीं होना नेगेटिव। बिल्कुल इसी सेंस में ग्राम स्टेन या डाई बैक्टीरिया के अंदर अगर है तो वो ग्राम पॉजिटिव, नहीं है तो ग्राम। और उसका जो संबंध था वो सेल वॉल से था। पॉजिटिव नेगेटिव होने का संबंध सेल वॉल से था। बताता हूं अभी। तो ग्राम स्टेनिंग का तो जानते हो, या लिख दूं थोड़ा सा कि क्या यूज किया था? जानते हो नहीं? लिख दूं क्या किया था, बताओ यूज। ग्राम स्टेनिंग। सारे बैक्टीरिया को और बेटा स्टेन कर दिया। ग्राम स्टेन से। ग्राम ने जिस डाई या कलर से इनको रंगा, स्टेन किया, उसको बोल दिया ग्राम स्टेन। अपने नाम को देने के लिए। वो क्या था बताता हूं मैं आपको। ये मत सोचना है कि ऐसे ही छोड़ देंगे, उसका नाम बताएंगे हम आपको। क्रिस्टल वायलेट या पर्पल, क्रिस्टल वायलेट या पर्पल कलर की डाई थी। ठीक है बेटा, डाई या कलर। साथ में पोटेशियम आयोडाइड भी यूज किया था एक्चुअली में, एक स्टेबलाइजर की तरह। तो सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए? ऑल पर्पल या वायलेट बैक्टीरिया। मतलब सारे, मतलब जितने भी उन्होंने लिए थे, जितने उन्होंने किसी टेस्ट ट्यूब में लिए, 100 मान लो बैक्टीरिया लिए, तो सारे के सारे पर्पल या वायलेट हो। अब बेटा इनको, बैक्टीरिया को उन्होंने वॉश किया। जी ये भी देखो दिमाग में खुरापात आना। मतलब ये उस समय साइंटिस्ट की यही तो बड़ी बात थी। और टाइम बहुत फ्री था, है ना? मतलब बोलते ना वैल्यू होना, एकदम जैसे अब कोई फ्री होता है तो मोबाइल में लग जाता है और बस क्या करता रहता है। हाँ, ऐसे करेगा, हंसे लेगा, कभी उसको देखेगा, कभी उदास हो जाए। जैसी रील चलनी होगी उसी हिसाब से उसके एक्सप्रेशन रहेंगे। हाँ देखोगे, और से कोई कोई किसी मोबाइल में देखता रहता बंदा, और उसको पता नहीं चलता 2-3 घंटे कब उसके पास होगा। कोई कोई तो ऐसे हैं कि सुबह नाश्ता करके बैठते हैं, फिर खाने का टाइम हो जाता है। हो जाता है। एक्चुअली हम सब इंसान हो, तो ऐसा नहीं है बेटा कि हम कोई कंप्यूटर है ना तो सबके साथ ऐसा हो सकता है। मेरे साथ भी हो गया कभी कभी ऐसा, कि कभी कोई सोशल मीडिया पे मान लो देखता ही रह गया है कुछ। तो क्योंकि देखो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, या ना जो हमारा जो फोकस है उससे हटाने की। तो आज की डेट में ये पढ़ाई से भी सबसे पहले मैं जरूरी पता बात क्या बोलता हूं। मेरी नजर में अगर कोई अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर, यानी वो स्ट्रांग कर सकता है ना अगर कंट्रोल अपने ऊपर, तो सिलेक्शन की सबसे बड़ी सीढ़ी वो है इस जमाने में। वो इन चीजों से दूर रह सकता है, केवल जरूरत के लिए, जो अगर उसे जब जरूरत है कुछ देखने की या कोई बात पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ सूचना जो भी उसे देखनी है, फॉर्म वॉर्म वगैरह, वो बात एक अलग है। लेकिन उस पर इतना कंट्रोल नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये होता है। तो वो जो स्क्रॉलिंग में ही अपना पूरा, है ना, टाइम बंदा निकाल देता है पूरा का पूरा। तो देखो मैं एक बात ही बता रहा था आपको यहाँ पर। कौन सी बात पे था मैं अभी लास्ट में, पता है? तो उन्होंने, ये दिमाग में आना बड़ी बात थी, एल्कोहल के साथ में वाटर के साथ में वॉश करके देख। तो मतलब बड़ी बात यह है कि आदमी क्यों सोचेगा ऐसे। ये सोच आनी बहुत बड़ी बात। हो गए कलर तो हो गए, और क्या पड़ी है कि पानी से धोके देखें और एल्कोहल से धोके देखें, है ना?
तो इसी से तो रिसर्च आती है, नई चीजें करके देखता है आदमी, क्योंकि जो हम ये चीज जानते हैं ना ऑलरेडी, जो हम कर रहे हैं वो तो हम हमें पीछे से ही जानते हैं। जैसा पेन से लिखा जाता है, ये तो होता है, कॉपी पे लिखते हैं। जो पहली बार जिन लोगों ने किया था चीजें, वो बड़ी बात थी। तो बेटा देखने में आया कि कुछ बैक्टीरिया का तो कलर वॉश करने के बावजूद भी बना रहा, वो अभी भी पर्पल या वायलेट रहे। मतलब 90% एल्कोहल यूज किया था, इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल C2H5OH। और बाकी के कुछ जो बैक्टीरिया हैं बेटा, उनका कलर धुल गया, वॉश आउट हो गए, कलरलेस हो गई। तो एक तो यहीं पर ये बात बोल दी गई कि जिनका कलर बना रहा वो ग्राम पॉजिटिव, और जिनका कलर भैया साफ हो गया वो ग्राम नेगेटिव। एक बात तो यही हो गई थी। तो देखिए इनको हमने कैसे करके किया, दो ग्रुप बना देंगे। ये वॉश विथ वाटर एंड इथेनॉल। ठीक है बेटा। सम रिमेन पर्पल और वायलेट, यानी उनका कलर बना रहा। अदर्स बिकम डी स्टेन्ड। डी स्टेन्ड का मतलब है स्टेन हट जाना, डी स्टेन्ड हो गए या कलरलेस हो गए। ये कुछ भी डी स्टेन्ड शब्द लेके आए तब भी चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने बेटा बोल दिया ग्राम पॉजिटिव, और ये हो गए ग्राम नेगेटिव। देखिए एक तरफ मैंने पूरा ग्राम लिख दिया है GRAM, एक तरफ जी केवल लिख दिया है, एक ही बात, परेशान कैसे भी लिखा मिले आपको चलेगा। अब इसको आगे बेटा, यहां पर ये हो गया। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए एक रेड डाई यूज की, लाल रंग की रेड डाई, सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन लेबोरेटरी में यूज होती है, BSc लैब में वगैरह में भी। एक चीज ध्यान रखें, ये मैं दोनों के लिए, ये जो एरो लगाए ना आप, ये इसके भी नीचे एरो लगाएं। हाँ, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे खत्म हो गया ना अभी। आप इसके भी नीचे एरो लगाएंगे, और दोनों के नीचे एरो लगाना है, ये दोनों के नीचे। ये एरो दो आएंगे, मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को। ऐसे ऐसे दो एरो आए, दोनों पे सेम ट्रीटमेंट किया गया है। ठीक है। जो पर्पल या वायलेट थे वो पर्पल वायलेट ही बने रहे, कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली में उनके पास अब जगह ही नहीं थी, पहले से ही कलर चढ़ा हुआ था, उनके पास जगह नहीं थी। कलर भी आएगा तो कहीं तो वो बॉन्ड बनाएगा, एक्चुअली बताऊंगा मैं, सेल वॉल की वजह से उनके पास में जगह नहीं थी। लेकिन जो बेटा ग्राम नेगेटिव वाले थे ना, वो रेड कलर के हो गए।
लेकिन ये ग्राम स्टेन नहीं है, इसलिए ग्राम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, भले ही वो रेड कलर के हो गए, बोले ग्राम नेगेटिव ही जाएंगे। समझे? वो कलर दो दिखेंगे, बस ये है कि आपको उसमें फिर वो टेस्ट ट्यूब में दो अलग अलग दिखने लगेगी, एक रेड के और एक पर्पल। थोड़ा ये अच्छा सा हो गया देखने के लिए। बाकी ये मत सोचना कि जब रेड कलर के हो गए तो अब हम उनको ग्राम पॉजिटिव बोल देना, बिकॉज सेफ्रन इन ग्राम स्टेन नहीं है। ग्राम स्टेन तो क्रिस्टल वायलेट था। खोपड़िया में बात आ गई। हाँ, अब बताती मोस्टली अब बताता हूँ बात। ठीक है, ये बात क्लियर है? किसी किसी के मन में और कोई डाउट हो तो बताओ जरा। है ग्राम नेगेटिव को आगे तो क्यों धोना अभी? मतलब ये केवल ये मजे लेते रहो कि धोए हैं उसको, तो उसमें ग्राम नेगेटिव को धोएंगे तो वो एक जैसे ही रहेंगे सारे, इनमें धो नहीं आएंगे। धोएंगे तो कलर कम हो जाएगा और धोएंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा बेचारे का। ठीक है, मतलब वो तो एक्चुअली में डिफरेंस जो किया वो ग्राम ग्राम स्टेन ने किया। ठीक है, अब इतने ठलुआ हो तो करते रहना, धोते रहना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये नोट कर लिया? अरे सब बच्चों ने लिख लिया भाई? अब वास्तव में ऐसा कैसे हुआ था मैं बताऊं आपको। ये इनकी सेल वॉल में अंतर की वजह से हुआ। सेल वॉल कंपोजिशन में ना एक अंतर था, देखो बताता हूं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, ग्राम स्टेनिंग बेस्ड ऑन उसका जो सेल वॉल का कंपोजिशन है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल केवल एक ही लेयर की बनी हुई थी। ठीक है, एक ही लेयर की बनी हुई है और केवल केवल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है सर। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल वास्तव में दो लेयर से बनी हुई है, मतलब उसी सेल वॉल के अंदर दो टाइप की लेयर। बाहर वाली लेयर एलपीएस की बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड लिपोपॉलीसेक्राइड, यानी लिपिड और पॉलीसेक्राइड, लिपिड फैट होता है। और अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ना? तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक्चुअली पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, टफ। कैसी होती है? टफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकन। तो उसमें से कलर लिखवा दूंगा दो लाइन, उसमें से
वॉश आउट नहीं हो पाता, मतलब नहीं बाहर आ जा पाता। वो जो कलर है ना बेटा, वो इसके साथ में ऐसा नेटवर्क बना लेता है। जैसे आपने कभी वो एक एड देखा है टीवी पे कि वो एरियल वगैरह का या सर्फ एक्सेल का आता है, वो कपड़े के फाइबर से दिखाते हैं, जाल बना हुआ सा ना, बड़ा करके उसको, और उसमें से धब्बा के इस धब्बे को भी निकाल देगा। आता ना एक स्पॉट सा स्टेन। तो देखो इमेजिन उससे करो आप, है ना, तो वो जो जाल सा बना हुआ सा है ना, तो ऐसे उस जाल के साथ में वो जो कलर है ना, उसने ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि वो इजीली अलग नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाहर वाली लेयर एलपीएस की है, जो कि थोड़ी लूजली अरेंज्ड है, इतनी मजबूत वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उससे इसलिए कलर आसानी से धुल जाता है। समझ गए बात? इसीलिए ग्राम ने, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ऐसे इनमें से धुल जाता है, इन वालों में से नहीं धुलता। खोपड़ियां बात आ गई? तो लिखवा दूंगा, आप चाहोगे तो मैं ये बना लो जल्दी से। बताए ज्यादातर, जैसे बच्चा कह रहा था कि सर कैसे क्रांति होती, ज्यादातर जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव है और कैप्सुलेटेड है। ज्यादातर बीमारी, एक लाइन लिख लेना स्टेटमेंट चाहो तो, है ना, बाद में, चलो बाद में लिखवा दूंगा, ये पहले इसको कर दो। तेरे पास नहीं कोई रजिस्टर पर? आए, कहाँ है, निकाल तो बैग में से। बैठा है चुपचाप, ऐसा कि मतलब तेरा कोई दिमाग कंप्यूटर है कि जो एक बार में ही देख के और छप जाएगी इमेज? एक नंबर का घनसू प्रसाद चौरसिया है। फिर बाद में नीट में भी देखेगा कितनी कड़ी है इसमें या कितने वो हैं, है ना, कैसा लेंटर पड़ा हुआ है, कितनी खिड़कियां हैं रूम में। ऐसे ही टाइम पास करते हैं फिर। और जिसको पढ़ा हुआ है बच्चे का, उसका तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। 3 घंटे आप लोगों ने दिया होगा, एक्सपीरियंस होगा आपको। अरे काफी सारे बच्चों ने तो नीट दिया होगा। हाथ उठाओ किस किसने नीट दिया है, हाथ उठाओ ईमानदारी से देखो। भाई ईमानदारी से हाथ उठा लो, ऐसे मतलब यहाँ पे कोई वो थोड़ी हो रहा है कुछ। हाँ, जिन्होंने दिया है मैं तो बोल रहा हूँ अच्छी बात है, कम से कम एक बार अनुभव होना अच्छा हो है। लिख लिया ना ये तो? एक बात लिखिए, लिखिए, इन केस ऑफ, वहां नहीं लिख रहा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, डिक्टेट करो नोट। इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जी पॉजिटिव शॉर्ट में लिख दो, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कॉमा सा लगा, कॉमा, ग्राम स्टेन डज नॉट डिफ्यूज आउट, डज नॉट डिफ्यूज आउट मतलब बाहर नहीं निकलता, डज नॉट डिफ्यूज आउट इजिली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड कॉम्पैक्ट, रिजिड कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकन, रिजिड कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकन। ये मैंने इसका मतलब ये है कि ग्राम पॉजिटिव से कलर इसलिए बाहर डिफ्यूज नहीं होता या नहीं निकलता, है ना बेटा, क्योंकि उनमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या कॉम्पैक्ट है टफ स्ट्रक्चर है पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव। वाइल देखें आगे, वाइल, WHIL, वाइल in case of gram negative bacteria, while in case of gram negative bacteria, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में, कोमा सा लगा के, कोमा एक होता है ना, ग्राम स्टेन
कैन डिफ्यूज आउट इजिली, ये बाहर आसानी से निकल जाता है ना बेटा, कैन डिफ्यूज आउट इजिली ड्यू टू लूजली अरेंज्ड आउटर सेल वॉल लेयर ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, या एलपीएस लिख देना। अगर आपने यहां पूरा नाम लिख ही दिया है तो फिर एलपीएस लिख देना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लूजली अरेंज्ड आउटर सेल वॉल लेयर ऑफ एलपीएस। समझ गए ना बात को आप, कि कैसे ग्राम स्टेनिंग कनेक्ट है सेल वॉल कंपोजिशन से। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि समझ रहे ना, वैसे तो बैक्टीरिया में भी आपको पढ़ा देना चाहिए कुछ बातें। तो अच्छा, एक लाइन एक पॉइंट एक लिख देना स्टार पॉइंट से बना के, जो मैं आपको बता रहा था। स्टार पॉइंट बोले तो ऐसे कुछ भी पॉइंट बना देते हैं ना। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमारी करने वाले, हाँ, पैथोजेनिक या वायरुलेंट बैक्टीरिया आर कैप्सुलेटेड एंड ग्राम नेगेटिव। अंडरस्टूड? मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक और वायरुलेंट बैक्टीरिया आर कैप्सुलेटेड इन ग्राम नेगेटिव। तो बच्चों, ये सेल वॉल के बारे में बातें की, ठीक है बेटा। और जैसा मैंने बताया, आप अगर चाहें तो यही एक बात ये नोट कर लो, वैसे तो आपने पीछे बैक्टीरिया में पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी याद रखो, सेल वॉल की बात हो रही है, कि इसका जो एक्सेप्शन है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, वो माइकोप्लाज्मा। तो इतना लिख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा इज एक्सेप्शनल, इज एन एक्सेप्शनल प्रोकैरियोट। माइकोप्लाज्मा इज एन, एक ही अकेला है, इज एन एक्सेप्शनल प्रोकैरियोट विच लैक, LCKS लैक्स सेल वॉल। ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज एन एक्सेप्शनल प्रोकैरियोट, एक ऐसा अपवाद है, एक्सेप्शन है प्रोकैरियोट का, विच लैक सेल वॉल। पता है, इसी का पॉइंट एक बता दूं मैं, पीछे वाली बात है, इसी वजह से उस पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नीट का। हालांकि ये आपका अच्छे बैक्टीरिया की ही बात है, क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, तो उसके ऊपर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती। बिकॉज बेटा, पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल को डिग्रेड करती है, तो सेल वॉल है ही नहीं तो डिग्रेड क्या कर लेगी, ठीक है ना। हालांकि दूसरी एंटीबायोटिक असर डालती है उसके ऊपर। एक्चुअली में ज्यादातर जो एंटीबायोटिक है ना, उनका काम होता है मेटाबॉलिज्म को रोकना। अब मेटाबॉलिज्म तो जो कोई लिविंग है तो उसके अंदर तो मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म को रोकना मेन काम होता है एंटीबायोटिक्स का। तो वो भी माइकोप्लाज्मा को अफेक्ट करेंगे, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन। ये ध्यान रखें इस बात को, ये सब माइकोप्लाज्मा को मार देंगे, या वो सेंसिटिव होगा इनके लिए, बट वो इनसेंसिटिव होगा पेनिसिलिन। ठीक है, ये अपने चाहो अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहो वैसे लिख भी सकते हो, आपकी इच्छा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अब हम आगे बढ़ रहे थे। देखिए, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट की, वो कोई ऐसा कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है कि कुछ अलग से कुछ ऐसा हो। और मैं एक बात आपको बता दूं, एक क्वेश्चन नीट का ये भी बनता है जो मैं बोल रहा हूं अभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर
of prokaryote, which one of the following structure of prokaryote is similar to eukaryote? ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट की जो यूकैरियोट के सिमिलर है? हाँ, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसीलिए जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, अभी आपको नॉर्मल यूकैरियोट सेल में, अभी अभी प्रोकैरियोट आज खत्म करके यूकैरियोट की बातें होंगी, तो यूकैरियोट सेल में जब मैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा आपको तो उसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा, वही सेम स्ट्रक्चर सब की है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वही स्ट्रक्चर, यानी किसका बना है? लिपोप्रोटीन की। मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। क्योंकि आप जानते हैं ऑप्शन आएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ऐसे करके ऑप्शन मिलेंगे जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना उसके, एक माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, एक न्यूक्लियस दे दिया, एक सेल वॉल दे दिया, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दिया। सब में अंतर है ना, सेल वॉल यूकैरियोट प्रोकैरियोट की एक जैसी होती, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है ना। तो इसीलिए केवल सिमिलर है हमारा, इवन राइबोसोम भी सिमिलर नहीं है, आप देखो इसमें भी अंतर है 70 और 80। तो ये पॉइंट बहुत काम था। खैर, अब मैं एक बात बता रहा था, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई साहब, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इनफोल्डिंग्स बनाती है, कुछ एक्सटेंशन से अंदर को इनफोल्डिंग, है ना, उनको क्या बोल देते हैं? मीसोसोम। तो हम मीसोसोम भी आप डायग्राम देख लें, उसमें मीसोसोम की बात करने जा रहे हैं। यानी मीसोसोम अलग से कुछ भी नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग या इन्वेजिनेशन है। तो ये जो मीसोसोम है, अंदर को जो बल्ब सा बना हुआ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 3 फॉर्म में हो सकता है। डार्क में लिखा है, आप देख लेना नहीं तो, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स या लेमिनी, लिखा है नहीं लिखा? देखो है ना बेटा, जब आप, हाँ उसमें पढ़ेंगे मीसोसोम में, क्योंकि वहां देखो हेडिंग वेडिंग तो कुछ नहीं होती, ऐसे ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये मीसोसोम में लिखा मिलेगा कि ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, या लेमिनी के फॉर्म में। ठीक है। अगर कोई ये कहे कि सर कैसे, मतलब
इन तीनों फॉर्म में क्या आप कहना चाह रहे हो? तो कुछ नहीं है। तो जैसे हमने तो ऐसे बल्ब सा बना दिया, दिखाने के लिए रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कहने का मतलब है बस शेप में अंतर होता है, बाकी है अंदर की तरफ इनफोल्डिंग। और जैसे सपोज करो टिब्यूल है अगर, तो टिब्यूल के फॉर्म में होगा ऐसे, टिब्यूल सी बनी हुई होंगी, अंदर को ऐसे निकला हुआ। अगर मान लो वेसिकल है, तो ऐसे वेसाइकल्स टाइप की बनी हुई होंगी, थोड़ी स्फेरिकल सी। अगर मान लो लेमली है, तो ऐसे लेमली बनी हुई होंगी। ठीक है, ये इनमें तीनों फॉर्म में अंतर है मीसोफोर। और बेटा ये करता क्या है? आप उधर पूरे मीसोसोम को जरा पढ़ के देखिए एनसीईआरटी में। इसके बारे में काफी पैराग्राफ से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखो, मैं पढ़ के बोलता हूँ जरा, आप इस लाइन को मैंने वहां जो बातें लिख रखी है। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मीसोसोम which is formed by the extension of plasma into the cell. Extension are in the form of vesicle, tubule, lamella. They help in cell wall formation, DNA replication, distribution to daughter cell। अब इन्होंने थोड़ा क्लियर कट नहीं बोला है, ऐसे मिला से दी है वो चीजें। Also help in respiration, secretory process to increase surface area of plasma membrane and enzymatic control। ये यहां तक उसके बारे में बात। बेटा रे, मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि तीन फॉर्म में हो सकता है ये सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में बैक्टीरिया के। एक्चुअली बैक्टीरिया का जो डिवीजन होता है डेट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। एक से दो बन जाते हैं बैक्टीरिया, है ना बेटा। और हर 20-25 मिनट में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाती है। यानी ये कैब वाला सुनना है, मेरे आसपास जो बैक्टीरिया घूम रहे होंगे ना इधर उधर, वो भी डबल हो गए इतनी देर में। क्लास चली ना तब से 2 से 8 बन गए, वो 2 से 4 हुए पहले, फिर 8 हुए। और कितने खुश हो रहे होंगे कि चलो सर हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, देखो कोई तो है जो हमें पढ़ा रहा है। समझे? तो यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं यहीं आसपास, उनके बारे में बातें हो रही हैं। तो सोचेंगे बच्ची, सोचने लगी कि हाँ तो बड़ी, है ना। तो बेटा रे, मैं ये बता रहा था यहाँ पे, तो उनके डिवीजन के दौरान उनके बीच में एक्चुअली में एक रेप्लिकेशन सेप्टम बनता है, जिससे कि दो डॉटर सेल अलग अलग होती है। तो उसमें हेल्प करते हैं मानते हैं साइंटिस्ट। तो सेल वॉल बनने में हेल्प कर रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। और डीएनए का दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होने में, क्योंकि जो न्यूक्लियोइड है ना बेटा, वो रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बना के दोनों में जाएगा। ये नहीं है कि एक ही डॉटर में पूरा डीएनए रह गया, उसमें भी हेल्प करता है। तो ये सारी बात ना, ये जो पहले पॉइंट में लिखी मैंने बातें, सब मिला जुला के एक ही पॉइंट का विस्तार है। समझ गए ना आप? ये सारी बातें एक ही पॉइंट से रिलेटेड है। इवन ये दूसरी वाली भी, ये सब बाइनरी फिशन से या उसके डिवीजन से रिलेटेड ही बातें हैं। ठीक है, कई सारे फंक्शन से एनसीईआरटी में वो हो गए हैं कॉमा लगा।
अच्छा, रेस्पिरेशन में इनके पास में कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं भाई साहब। कौन सा वाला बोला? इनके पास में कोई बेटा वो तो है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। आप आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया डिटेल में। तो अब रेस्पिरेशन कैसे करेगा, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस क्लास में था तो मेरे को प्लीज। तो बेटा रेस्पिरेशन तो बहुत जरूरी है। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई लिविंग है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से है। उसके अंदर बेटा जो एक्टिविटी चल रही है सारी एक्टिविटी, और वो जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसके लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। किसी भी लिविंग के बिना ऊर्जा के कोई लिविंग चल ही नहीं सकता। तुम विश्वास नहीं करोगे, हमारे अंदर जो एटीएस है ना, प्लांट रेस्पिरेशन में बताएंगे जब आपको, सेलुलर रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे कि एटीपी प्रोड्यूस होती है, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाए ना वो सिस्टम, तो बंदा बैक टू पवेलियन हो जाए। हाँ, बैक टू पवेलियन हो जाएगा वो। समझ लो, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। साइनाइड होता है, साइनाइड बोलते हैं, जहर होता है साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड है ना, KCN वगैरह साइनाइड की, जो टंग पे रखा और मतलब है ना, तो वो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो है, इनहिबिटर है उसका ईटीएस। तो एनर्जी प्रोडक्शन एकदम से, क्योंकि आपके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। वो एटीपी जो होता है ना, एटीपी जब जरूरत होती है तुरंत के तुरंत साथ साथ बनती रहती है लगातार। एटीपी एक ऐसी करेंसी है, सेल की एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं ना बेटा। तो आपकी जेब में जैसे रुपया है पॉकेट में, तो रुपया तो रखा रहता है, ये अंतर है। आप रखे रहो 2-4 साल तक, बहुत से लोग धन्ना सेठ होते हैं घर में, जमा कर लेते हैं, फिर उन पर रेट वेट पड़ती है ना, गड्डी की गड्डी निकलती है, बनिया लोग और सब। लेकिन कैमरे बोलो, सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं, सब लोग कहीं नाराज हो जाए, मतलब जो लोग है ना, इकट्ठा कर करके खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, इकट्ठा कर लेंगे। हाँ बस। और फिर पूरा का पूरा दरवाजे घर में, देखिए मूवी रेड वगैरह तो देखिए आपने, कहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो बाद में भी यूज कर सकते हो आप। ये बात अलग है, मोदी जी अगर वो बंद बंद कर देते हैं नोट तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ, आप लोग छोटे हो गए, कई साल हो गए, जो 2000 का नोट बंद किया था ना, 2015 में, नोटबंदी। अरे मुझ पे 2 साल पहले निकल आए, 2 साल 1.5 साल हो गई, 4 नोट निकले 2-2 हजार। अब पता नहीं यही सहारनपुर में एक जगह पे कहीं ऐसे प्रैक्टिकल वैक्टिकल लेने जाते हैं, तब जैसे मिला होगा या कुछ इस टाइप से। अब वो लिफाफे में रखे हुए 4 नोट, 4 नोट थे या 2 नोट थे, मैं भूल गया। 1.5 2 साल हो गए, तो नोटबंदी हो चुकी थी बहुत पहले। और मैंने कहा, ये तो फटका लग गया बिना बात के। क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो सब ढूंढ ढांड के सब वो चेंज कराए थे ना, जितने भी थे गिनती के भाई होते यार। बीवी से पूछा कि कहीं भाई छुपे छुपाए रखे हो, कहीं कुछ रखे हो तो निकाल लो अपने बदल वाले। तो फिर वो एक मैम है कॉलेज में, उनके हस्बैंड जज हैं चंडीगढ़ में। तो एक्चुअली आरबीआई में चेंज हो रहे थे बस, मतलब जिस समय पे वो निकले ना मेरे पास, तो वैसे तो बंद बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी 1 साल तक टाइम था कि आरबीआई में सीधे चेंज हो सकते हैं। तो उनकी वो ठीक हुई, कुली की जो मतलब आरबीआई में वो थी, वो जॉब करती, उसकी वाइफ मतलब कुछ ऐसा था।
तो मैंने तो मैम को दे दिया कि ठीक है। उन्होंने मुझे वो जिक्र किया, मैं बोला "अब आपकी जिम्मेदारी, मुझे तो पैसे चाहिए, इसके बदले में 500 के 100 के जो भी दे देना"। तो फिर उन्होंने ऑनलाइन करवा दिए थे। झंझट नहीं, तो फिर देहरादून भी साथ था। देहरादून जाके वहां पे एक सेंटर था, वहां करना। तो मेरे तो भाई बदल गए थे जो बचे कुचे थे। तो ये रुपया की बात पे कहाँ चले गए हम लोग? हम बात चले गए एक्चुअली एटीपी से। तो हमारे शरीर की जो रुपया है, करेंसी, वो एटीपी है। आप ये मान के चलिए कि जैसे आप पैसा देते हैं, कोई भी चीज खरीद लेते हैं, अपनी पूर्ति है ना करते हैं, ऐसे ही हमारे बॉडी की सेल्स की पूर्ति जो करती है, वो एटीपी है। तो आप विश्वास करिए, वो एटीपी पैसों से कहीं ज्यादा कीमती चीज है, क्योंकि आप उस पैसे से उस एटीपी को नहीं खरीद सकते। है ना, खाना पीना खा सकते हैं आप, लेकिन अगर आपके अंदर वो एटीपी का प्रोडक्शन बंद हो गया, वो साइकिल, तो कुछ नहीं कर सकते। पैसा चाहे कितना भी पैसा थोड़ी खा लोगे, और वो स्टोर नहीं, स्टोर होता है न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है। फैट खा रहे हो तो वो फैट स्टोर है, जो लोग फैटी होते हैं ज्यादा, स्टोर हम सब में है। किसी में कम है फैट, किसी में ज्यादा है, सब में है फैट, तो ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं। ठीक है, उसका हाथ से ऐसे करो, खोलो। हाँ, वो खोल के मतलब घुसुआ ऐसे उस पर रखेंगे डेस्क पे। ये नहीं कह रहा मैं करने की, ऐसे बगल में दबा के नहीं बैठते, ऐसे लगता है हाँ भाई, तो बाबू जी बने कुछ सुन है ना, कुछ हाथ पैरों को कुछ मेहनत करा लो। तो हाँ, ऐसे करें। फिर उसने हाथ खोल लिए। मैं शाहरुख खान नहीं बनने को कह रहा हूं। हाँ, तो बेटा, वो एटीपी एनर्जी, उसके लिए एक्चुअली बहुत एक एंजाइम सिस्टम होता है पूरा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलता है वो एटीएस। यहां पर ये जो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस है, उसके ऊपर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये देखो मैंने बनाया ना रेड रेड, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे हुए हैं पूरे इनर सरफेस पर। ठीक है, इवन मीसोसोम पर भी, ध्यान से देखें, मीसोसोम पर भी, है ना। अब मैं एक बात ही बताना चाह रहा हूं तुम्हें, कि बच्चा क्या सोचता है, जैसे मीसोसोम में पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में कि रेस्पिरेशन में हेल्प, तो बच्चा दिमाग में उसके केवल एक मीसोसोम ऐसा रटा हुआ रहता है। जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान सुनना इस बात, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत या सही करने वाली बात है। ज्यादातर बच्चे, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, सीधा मीसोसोम ऑप्शन मिलेगा, उसे लगा के खुश होता हुआ जाएगा, जैसे मठा पी के पिल्ला खुश हो जाता है ना, पिल्ला, है ना, मूछों पर ताव देके चलता है। इतना आसान क्वेश्चन था, गुरुजी ने पढ़ाया ही था, मीसोसोम हो गया। लेकिन ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ये आप ध्यान नहीं रखा मान लो, तो गड़बड़ हो। मीसोसोम एक ऑप्शन में है, लेकिन अगर एक ऑप्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अगर है, तो आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगेगा, बिकॉज मीसोसोम इज ओनली पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि मैं आपसे बोल रहा हूं कि रेस्पिरेटरी एंजाइम केवल मीसोसोम पे नहीं है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर लगे हुए हैं भाई साहब। खोपड़िया में बात ही नहीं आई। अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन में नहीं है, तो आप मीसोसोम लगा देंगे, फिक्र लो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आंसर बेटा चेंज हो जाता है। मतलब कभी इसीलिए रटने की नहीं बोलता मैं, क्योंकि आपके ऑप्शन चेंज हो गए तो आप वो रटा हुआ ही थोड़ी लगा दोगे एक चीज। तो ये आपको फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा दिमाग में, तो अवेयर रहना बहुत जरूरी। तो एक नोट कर लीजिए लाइन आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, एंटायर इनर सरफेस, एंटायर मतलब पूरी, ENTIRE, एंटायर इनर सरफेस, एंटायर इनर, अंदर वाली इनर सरफेस ऑफ पीएम, पीएम बोले तो, या सीएम भी, ये एक ऐसी बात है जहां पीएम सीएम सेम है, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम थोड़ा ज्यादा पॉपुलर। तो क्या बोला मैंने, जरा बताना। एंटायर इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन
कंटेन कंटेन्स CONTAINS कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन फॉर एटीपी प्रोडक्शन है ना बेटा। ब्रैकेट में लिख दो एलोंग विद मीसोसोम। वैसे तो एंटायर जब बोल दिया तो मैंने उसमें आ ही गया, लेकिन फिर भी ब्रैकेट में लिख दो एलोंग विद मीसोसोम, एलोंग विद मीसोसोम। ओके, क्लियर। और एक बात और बता दूं कि देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने एनसीईआरटी ने ये रेस्पिरेटरी एंजाइम की ऐसी एक बात बोली नहीं है, वो मीसोसोम की बात बोल रखी है, तो कभी कभी हम इस वजह से मिसगाइड हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक व्हाइट व्हाइट और लगा रखे हैं, राइबोसोम। एनसीईआरटी ये बात तो बोलती है, आपकी एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है कि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर क्या लगे हुए हैं, 70 राइबोसोम। जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा ना इसी में, आप एनसीईआरटी में राइबोसोम में जब देखेंगे, किसी प्रोकैरियोट में राइबोसोम के बारे में भी पॉइंट लिख रखा है, तो वो बता रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं राइबोसोम। ये आप समझो कि मैं राइबोसोम पढ़ा रहा हूँ, तो राइबोसोम कहाँ लगे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और साइटोप्लाज्म में भी दिखाई है मैंने, तो ध्यान रखना, राइबोसोम भी पाए जा सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और रेस्पिरेटरी एंजाइम तो होते ही होते हैं। ठीक है, राइबोसोम जो होता है, आप देखें 15 nm/20 nm करके लिखा होगा, जरा ध्यान से देखें। एनसीईआरटी में देखिए बेटा, लिखा है नहीं लिखा। तो उस पर ध्यान रखें, उसको मतलब ऐसे ही ना समझें कि ऐसे ही लिखा हुआ है, याद रखना है वो आपको। इसका डायमीटर 15/20 नैनोमीटर है, 70s राइबोसोम है। 70s बोले तो उसकी 2 यूनिट है। ये मटका सा बना दिया ना एक ठीक है, 2 यूनिट होती हैं। एक छोटी यूनिट होती है स्मॉलर, दिख ही रहा है स्मॉलर यूनिट है ये। 30 और 50। देखो, ये एस जो है, वैसे भी आगे भी आएगा, लेकिन अभी सुन लो चलो। एस एक्चुअली में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। कोई अगर भारी चीज है ना, भारी, बड़ा या भारी, तो आपने जैसे पानी में डाला, तो आपने देखा भारी चीज जल्दी बैठेगी या हल्की, भारी जल्दी बैठेगी ना नीचे। ऐसे ही ना, ये जो बेटा जो एस का मतलब है ना, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्वेडबर्ग यूनिट दी है एक नापने के लिए उसका वेट और साइज, और बताया कि यूकेरियोट में एटीएस वाले होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं राइबोसोम, प्रोकैरियोट में थोड़े छोटे होते हैं, तो बड़ा वाला जल्दी सेटल डाउन होगा। तो 2 यूनिट होती है। हालांकि शेप बिल्कुल ऐसे नहीं होती बेटा, वो एक कैप की तरह ऐसे लगा हुआ रहता है, जो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो
ये 30 और 50 मिलके कितना हो गया? 80। लेकिन है 70s, है ना? तो ये चक्कर ये है, जैसे सपोज करो ये साइज है, ये है साइज बोले तो कुछ ही मान लो 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। 12 और ये 3 सेंटीमीटर। 12 और 3 कितना हुआ? 15। 15 अलग अलग। अब रह गया 13.5। लो मतलब 14 रह गया। अब देखना, अब यहाँ पे पूरे को अगर मैं मेजर करूंगा तो 14 सेंटीमीटर बैठेगा, जबकि अलग अलग ये 12 था और ये 3 15 था, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी ना थोड़ी सी। समझे ना आप? ये बहुत अच्छा केस है पेन वाला दिखाने को। तो ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी ओवरलैपिंग इस टाइप से फिट रहते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के बच्चे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आइस होता है, आइस के क्यूब्स, उनका वॉल्यूम होता है कुछ अपना, और एक गिलास में या कप में पानी है, उसका अपना वॉल्यूम है। दोनों वॉल्यूम अलग अलग मेजर कर लो, फिर आइस क्यूब को डाल दिया किसके अंदर, तो जितना आइस क्यूब है उतना पानी ऊपर नहीं बढ़ेगा, अब ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाएगा। दोनों को मिला के अलग अलग, नहीं समझे? नहीं समझे? कभी ये देखना, एक गिलास भरा हुआ है, बस इतनी सी जगह खाली है। कितनी जगह खाली है उस गिलास में कि उसमें केवल वॉल्यूम आ सकता है 10 मिलीमीटर का क्यूब। कितना आ सकता है? लेकिन उसमें आपने आइस क्यूब तो डाले, वो 30 मिलीमीटर क्यूब के डाल दिए, तब भी पानी नहीं बाहर निकला। नहीं कभी देखा आपने? आइस क्यूब डालने पे पानी छलकता नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूं, तो साइंस के कैसे बच्चे हो? क्योंकि उसकी वो केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो आइस की, वो पड़ा होगा सॉलिड स्टेट और वो सब, उसके वो उनमें जो गैप्स होते हैं वहां पे पानी फिल हो जाता है, जगह स्पेस को कवर कर लेता है। इसलिए वॉल्यूम ना अलग अलग उनका नापेंगे तो ज्यादा बैठेगा, जबकि वैसे देखेंगे एक साथ मिला के तो दोनों के योग से टोटल से ज्यादा नहीं है, मतलब कम है उससे। तो खैर कहने का मतलब ये नहीं, तो घर पे आके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। हाँ हाँ, उसी नहीं, ऐसी आइस क्यूब ना मतलब अंदर डूबा हुआ तैरता रहता है, लेकिन जितनी जगह वो नीचे डूबता है उतना पानी ऊपर नहीं उठता, क्योंकि उसमें गैप्स होते हैं, उनमें फिल हो जाता है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं ये बात को। खैर, तो मैं बताना चाह रहा था कि इस टाइप से कोई एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जो कि जिस वजह से इसका 30 और 50 मिलके कितना रहता है, 70 ओवरऑल। मिलके एक साथ जब मिलते हैं तो 70 हो जाता है, अलग अलग 30 और 50 है। ऐसे ही जब यूकेरियोट का बताऊंगा ना मैं राइबोसोम, तो 60 और 40 की यूनिट होगी। 60 और 40 मिलके 100 हो जाता है, लेकिन एक साथ जब होगी तो 80 हो जाएगी। तो राइबोसोम हो गया भाई साहब। अच्छा, राइबोसोम हमने बीच में साथ में पढ़ लिया, लेकिन जरा वही एनसीईआरटी में जाओ आप, जहां पे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीसोसोम पढ़ा था, जरा मीसोसोम के पास में जाओ। मैं आपको अकॉर्डिंग ही चलना चाह रहा हूँ, मीसोसोम वाले पैराग्राफ में जाओ, यहाँ पे तो देखो इधर, है ना? तो उसी के साथ जुड़ी हुई दो लाइन लिखी मिलेगी। देखो जरा, ये वाली लाइन पे हूं मैं, इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, मिला? एक आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई साहब, मिल गया। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, पॉइंट देखो राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो ये जो क्रोमेटोफर्स है ना बेटा, पता है? अब मेरी बात सुनो, सारे बैक्टीरिया में नहीं होते, सारे बैक्टीरिया में ये नहीं पाए जाते। ये दिखा देता हूं मैं तुम्हें, लो, भूल जाते हो तुम। ये जो आपको गोल्गी बॉडी या ईआर जैसे दिख रहे हैं, ये क्या बनाए मैंने? क्रोमेटोफार्स। तो ये जो क्रोमेटोफर्स हैं,
ये ध्यान से सुने, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, मतलब कुछ मेम्ब्रेन के कुछ टुकड़े से ऐसे ऐसे लग रहे हैं जैसे गोल्गी बॉडी से, ऐसे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन करके आएगा, लिख के ध्यान रखना क्वेश्चन में। और आएगा ऑप्शन क्या होता है, तो आपको उसमें लगाना है, मीसोसोम भी हो सकता है वहां पे लिखा हुआ, लेकिन वो क्रोमेटोफर्स लगाना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसके लिए तो इनफोल्डिंग करके आता है शब्द या अंदर को, है ना। तो बेटा क्रोमेटोफायर्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाते हैं ये। सारे बैक्टीरिया नहीं, केवल कौन कौन से ध्यान सुने, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया हो गए, एक ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर ऐसे होते हैं ना। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। वहां एनसीईआरटी में एक्चुअली ग्रीन पर्पल आई थिंक लिखे नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता, तो आपको नोट कर लेना चाहिए, ये चीज समझदारी होनी चाहिए दिमाग में क्योंकि हर चीज डिक्टेट नहीं कराई जाएगी, ये समझदारी होनी चाहिए कि क्या चीज लिखी है क्या नहीं लिखी, या तो एनसीईआरटी में नोट कर लें वहीं, या अपनी नोट उतरे। तो साइनोबैक्टीरिया ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं क्रोमेटोफर्स, और इनके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम बता देता हूं मैं, आप चाहो तो। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, एक तो होता है बेटा क्लोरोबियम क्लोरोफिल, और एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नॉर्मल क्लोरोफिल नहीं होता प्लांट वाला, ये ग्रीन कलर का है, ये पर्पल कलर का है। आपको बता दूं, मैं समझा दूं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है, सामने ग्रीन लिख देना, और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल जिसका नाम बैक्टीरियो परफ्यूरिन भी होता है, ये पर्पल कलर का है भाई साहब। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरिया में मिलते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लियर। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये फ्लैगेला और फिंगरी की बात हो रहा है कि इनको जरा बताओ, कर लिया नोट। बैक्टीरियो क्लोरोफिल का एक और नाम बैक्टीरियो परप्यूरिन, हाँ पर्पल कलर का तभी तो नाम उसका परप्यूरिन। देखो बेटा, आपको मैं एक बात बताऊं, हमेशा आप जानते हैं कि सामने पढ़ने की बात अलग ही होती है फिजिकल, और वैसे लेक्चर वेक्चर देखने की बात अलग होता है। आप देखो चाहे कितने भी कितने सारे लेक्चर ऑनलाइन तो है, बहुत सारी कोचिंग्स के वैसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आती, मन ही नहीं करता कि जो चीज हमेशा अवेलेबल है, और एक होता है एक टाइम पे शेड्यूल पे प्रॉपर क्लास होना अपनी जगह। तो इसलिए आप लोग कोशिश करके रेगुलर आते रहिए, अभी शुरुआत ही है, हमेशा सभी मतलब सभी टीचर्स की क्लासेस। मैं आपको बार बार ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इस लाइन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने ट्यूशंस और कोई नहीं पढ़ाया आज तक, अभी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैंने 2006 से केवल मेडिकल को ही पढ़ाया, नीट को वैसे नहीं पढ़ाया, कोई ट्यूशन व्यूशन 11 12 या बीएससी वगैरह, ठीक है। तो मैं एक बात आपको बोल सकता हूँ पक्की, जो यहाँ पे आपको टीचर पढ़ाने आ रहे हैं ना, या आते रहे हैं, आप सहारनपुर किसी भी कोचिंग को ले लो, या कहीं भी जो कोचिंग्स होती हैं इंडिया में, अलग अलग जो कोचिंग्स हैं, वो क्वालिटी में उनसे कम नहीं पड़ेंगे कहीं भी, और आपको फ्री में ये क्लास मिल रही है, ये कोचिंग्स आपको फ्री में मिल रही हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, इन्हीं टीचर्स को जब प्राइवेट कोचिंग वाले हायर करेंगे या उनसे पढ़वाएंगे ना, तो बहुत मोटा पैसा
चुकाना पड़ता है। मैं जब इस लाइन में था तो बहुत ठीक ठाक अच्छी आमदनी में करता था, इवन यहां से जाता जो मतलब कॉलेज लाइन से, सरकारी नौकरी से। मेरी बात समझ रहे ना? तो मतलब इतना महंगा होता है। और इवन ये जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार, इसका पे करती है बहुत अच्छा खासा, एक लेक्चर है ना, 2000 पर लेक्चर का अमाउंट टीचर्स को पे होता है। आप जितने भी लेक्चर लेगा, मतलब एक लिमिट होती है वैसे, 60 लेक्चर से ज्यादा नहीं ले सकता एक टीचर। ये भी होता है कि अलग अलग टीचर एक सब्जेक्ट में भी, एक ही टीचर एकदम ना रहे, इसीलिए क्वालिटी वाले टीचर आ पाते हैं, नहीं तो शायद नहीं आ। ये भी होता है, पहले 500 रुपये थे इसमें शुरुआत हुई थी तो नहीं आ पाते थे बहुत से प्रोफेसर वर्ग। तो जो आपको पढ़ा रहे हैं लोग, आप मतलब मैं है ना, वो जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वो पढ़ाते रहे हैं, वो तो महारथी आदमी, वो भी केमिस्ट्री सहारनपुर में। फिजिक्स वाले वो एक हमारे कॉलेज के भी आते हैं, अमन सर, नए हैं अभी स्टार्टिंग है उनकी, बट वो आईआईटी से बंदा है, एमएससी पीएचडी आईआईटी दिल्ली से किया वो बंदा। तो नेट वेट क्वालिफाइड सभी, सीएसए या नेट गेट सब क्वालिफाइड उस टाइप से। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने ये चालू की है तो लोग वाग क्या करते हैं, जो मैनेज करने वाले लोग हैं ना, वो क्या करते, पकड़ते किसी को भी, छोटे मोटों को, सेटिंग कर लो या कुछ ऐसा ऐसा लेन देन की, पढ़वा लो ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुले बता रहा हूँ। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स देख करके टीचर जब रखा जाता है ना, तो डीएम साहब देखते हैं, अब तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, नए टीचर को अपॉइंट कर, उसका पूरा वो देखी जाती है हिस्ट्री कि हाँ बंदा पढ़ा सकता है नहीं पढ़ा सकता है, किस टाइप से। और फिर भी आपकी इच्छा है, अगर आप लोगों ने सर्वसम्मति से बोल दिया ना कि नहीं ये टीचर हमें पसंद नहीं है, तो आप ही इस मामले में सुप्रीम हो, आपको नहीं सर का अच्छा नहीं लग रहा, हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम नहीं आएंगे। ये आपके ऊपर। तो बेटा, मेजोरिटी जो मेजोरिटी चाहती है उस चीज का वो देखा जाता है, क्योंकि होता रहा है पहले काफी इस मामले में। तो इसीलिए मेरा एक ही बस कहना है, ये सब मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, कि आप लोग थोड़ा सिंसियर होके इस चीज को, वैसे मुझे इस बार बच्चे सिंसियर से लग रहे हैं, सिंसियर होके, और आप सोचें कि क्यों ना हम, है ना, क्योंकि देखो कहीं पे 1-1.5 लाख रुपए जब साल के जाते, इससे कम में नहीं होती कोई कोचिंग प्रॉपर। ये कोई कहे कि 10-20 हजार रुपए साल के ले रहे हैं, वो इसका मतलब कोई क्वालिटी नहीं, चिल्लड़ पिल्लड़। 1-1.5 लाख से कम किसी की फीस नहीं होती, कम से कम फीस होती 1.5 लाख रुपए, लगभग फीस होती है एक कोचिंग की। हाँ, ये जाती ही जाती है। वो तो बहुत बड़ी कोचिंग है एलन वेलन, उनके यहाँ तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन जो छोटी कोचिंग होती है ना, और अगर वो क्वालिटी दे रही है तो उसे तो फीस ज्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो पेमेंट कैसे देंगे, वो टीचर को कैसे पेमेंट देंगे? आप समझ लो कि अगर कोई आपको सस्ते में कोई कोचिंग करा रहा है, तो फिर वो टीचर ऐसा ही होगा। कोई भी टीचर बिना बात के क्यों आएगा यार? तो इसीलिए सरकार आपकी इस बदले में बहुत बड़ा अमाउंट दे रही है। इसीलिए आप आ रहे हैं टीचर में, मैं बोल रहा हूँ, तो फ्री में थोड़ी आ रहे हैं सब लोग। तो हम ये चाहते हैं कि बस मेरा तो बस इतना रहता है बेटा हमेशा, चाहे कोई मेरा लेक्चर उठा के देख लोगे, हमेशा ही रहता है मेरा। इसीलिए मैंने जो कमाया है वो रिस्पेक्ट कमाई है आज तक। मेरे इतने सारे डॉक्टर्स हैं पढ़ाए हुए, बहुत सारे, जो एमडी एमएस सुपर स्पेशलाइजेशन तक कर चुके हैं, डीएम और एमसीएच, कि आज भी जो रेस्पेक्ट करते हैं, कहीं मिल जाए तो पैर छू लेते हैं बेचारे, कहीं भी रास्ते में मिल जाए तो। और कितने बड़े डॉक्टर हैं, बहुत कम एज से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो केवल मैं सही बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग बेटा, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को कुछ उसका बेनिफिट हो, फायदा। जो मुझे लगता है कि ये चीज आपके नेट के लिए अच्छी हो सकती है, उस पॉइंट को मैं कोशिश करता हूं कि उसे मैं आपको बता दूं हर हाल। तो बस आपसे मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि बस आप लोग वो साथ के साथ करते चलो, क्योंकि जब हमारे सेंटर से सिलेक्शन होंगे बेटा, उससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं। समझ गए? तो देखो,
क्रोमेटोफोर्स की बातें कंप्लीट हो गई। फ्लैजेला के बारे में बात कर रहा था मैं, लेकिन पता है बैक्टीरिया में मोटिलिटी के लिए बता देता हूं, ऐसे ही फ्लैजेला में कोई खास बात नहीं है। मोटिलिटी के लिए, चलने फिरने के लिए, घूमने फिरने, अब आपके तो पैर हैं तो उसके पास क्या है, फ्लैजेला। फ्लैजेला एक से ज्यादा को बोलते हैं, फ्लैजेलम सिंगल को बोल देते हैं। मैंने बना रखा है डायग्राम। और बेटा पता है जहां से वो निकलता है बेस से, वो बेसल बॉडी होती है। क्या होती है, बेसल बॉडी। तो फ्लैजेलम जो होता है बेटा, एक जैसे एक फिलामेंट हो या ज्यादा हो, कभी कभी नहीं भी होते, ठीक है। तो ये जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, बैक्टीरिया। और 3 पार्ट में बना हुआ होता है, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक बेसल बॉडी, एक हुक बीच वाला पार्ट, और एक फिलामेंट सबसे ऊपर वाला पार्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको नॉर्मल सेल में, यूकैरियोटिक सेल में पढ़ाऊंगा ना सीलिया फ्लैजेला, वहां पे 9+2 अरेंजमेंट बताऊंगा मैं। एक्चुअली जैसे एक सिंगल है, देखना एक दिख रहा है, मैंने इसका सेक्शन लिया, काटा इसको। सेक्शन लेने पे, अरे बिजली का तार आता है एक वायर, उसको ऊपर वो होती है उसकी कवरिंग, रबड़ की सी, प्लास्टिक की, और अंदर एक ही निकलता है बस, सिंगल एक ही तो निकलता है। एक तो ये हो गया बैक्टीरिया वाला, एक होता है मोटी वाली केबल सी है, उसके ऊपर तो उसके अंदर कई सारे निकलते हैं। हाँ कई सारे निकलते हैं वायर अलग अलग, वो वाला हो गया यूकैरियोट का फ्लैजेला। खोपड़ियां बताई, यानी वहां ऊपर से दिखेगा, काटेंगे तो 11 निकलेंगे, यहां पे काटेंगे सेक्शन करेंगे तो एक ही निकले। तो सिंगल स्ट्रैंड या सिंगल फिलामेंट होता है। चलो मिलते हैं, ठीक है।